नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। दिशा सीरीज चल रही थी हमारी और हमने तीन टॉपिक कर लिए हैं इसमें राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। पहला हमने किया है राजस्थान संभाग और ज़िले, दूसरा कवर किया है क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार, और तीसरा हमने कवर किया है प्राकृतिक एवं भौतिक विस्तार। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पर्वत, पठार और दर्रे, और इसके अलावा एक टॉपिक और कवर करेंगे जलवायु। इस तरीके से टॉपिक नंबर 4 और 5 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्वत और पठार से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस ज़िले में है? तो राजस्थान में बताना है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस ज़िले के अंदर है। तो ये है सिरोही के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिरोही। दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर जो है राज्य का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, और इसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। संतों का शिखर किसको कहा है? अरावली पर्वतमाला में जो गुरु शिखर है उसको, और इसकी ऊंचाई याद रखनी है 1722 मीटर। अगला है संतों का शिखर किससे संबंधित है? तो संतों का शिखर कहा गया है गुरु शिखर को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो राजस्थान में किसके पास स्थित है? तो माउंट आबू के पास स्थित है गुरु शिखर। अगला है, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वतमाला का उच्चतम शिखर है? तो कौन सी पर्वतमाला है जिसका उच्चतम शिखर है गुरु शिखर? तो ये है अरावली पर्वतमाला का। अगला है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? अरावली का कौन से प्रदेश के अंतर्गत आती है गुरु शिखर की जो चोटी है वो? तो दक्षिण के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, दक्षिण। अगला है, गलत युग्म की पहचान करनी है। सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, जयपुर में खो चोटी है, अजमेर में तारागढ़ चोटी है, लेकिन सीकर में नहीं है। सिरोही के अंदर है गुरु शिखर। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो अभी बताया हमने आपको 1722 मीटर, या 1727 भी मान लिया जाता है कभी कभी। तो 1722 और 1727 जो भी ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। अगला है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद जो गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाती है वो 1727 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कौन से ऋषि है जिनके नाम पर किया गया है गुरु शिखर का नामकरण? तो इन ऋषि का नाम है दत्तात्रेय। इन्हीं के नाम पर गुरु शिखर का नाम संतों का शिखर या गुरु शिखर, संतों के शिखर को गुरु शिखर कहा गया है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पहाड़ी स्थित है? तो जरगा पहाड़ी है उदयपुर के अंदर, याद रखिए जरगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है जरगा की ऊंचाई। और ये जो है चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उदयपुर और राजसमंद में स्थित है जरगा। इसकी एक ट्रिक होती है, गुरु से दिल जरा, ऐसे करके कुछ ट्रिक रहती है, तो आप उस ट्रिक को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से राजस्थान अरावली का कौन सा शिखर जो है सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा शिखर है अरावली का? तो वो है जरगा। ये है अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है। नेक्स्ट है, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसका शिखर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, जरगा और फिर अचलगढ़। नेक्स्ट है, तो ये है चोटियाँ, कौन कौन सी चोटियाँ देख लीजिए। तो पहली चोटी है गुरु शिखर, ये स्थित है सिरोही में,
और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। फिर है शेर, शेर सिरोही में है, ये इसकी है 1597 मीटर। इसके बाद में दिलवाड़ा है, गुरु से दिल जरा। नेक्स्ट है से, गुरु से दिल जरा, ऐसे याद रखना आप। शेर है सिरोही, सिरोही की है 1597 मीटर। दिलवाड़ा की है, ये भी सिरोही में है, इसकी है 1442 मीटर। इसके बाद में जरगा है, उदयपुर और राजसमंद में पड़ती है ये, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। तो चौथे नंबर पे है सिरोही, मतलब 3 चोटियाँ जो शीर्ष की है वो तो सिरोही में ही है। चौथे नंबर की जो जरगा पहाड़ी है वो है उदयपुर और राजसमंद में। इसके बाद वापस अचलगढ़ में है, अचलगढ़ जो चोटी है वो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, इसकी ऊंचाई है 1080 और 1224 मीटर की, दोनों ही आंसर सही है। इसके बाद में है धोनिया, उदयपुर में है, 1183 मीटर की है ये चोटी। इसके बाद में है ऋषिकेश, ऋषिकेश सिरोही में स्थित है और ये है 1017 मीटर ऊंची। फिर रघुनाथगढ़, फिर कमलनाथ, फिर सज्जनगढ़, फिर टोडगढ़, फिर खो, फिर सायरा, फिर लीलागढ़, फिर तारागढ़, फिर डोरा पर्वत, नागपानी, गोगुंदा, इसराना, नाग पहाड़, बहराज, भरवाड़ा, बावई, बिलाली, मनोहरपुरा, रोजा भाकर, इस तरीके से ये चोटियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी चोटी है इनमें बालागढ़, अलवर में है, 597 मीटर ऊंची चोटी। तो ये ध्यान रखना है, ये लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी को दूसरे नंबर की चोटी का नाम बताना है। तो दूसरे नंबर की चोटी है नाग पहाड़, ये सॉरी शेर है दूसरे नंबर की चोटी। गुरु से तो शेर हो जाएगा। तो अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। नेक्स्ट है शेर जो पर्वत चोटी की ऊंचाई बतानी है क्या है? तो शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। ध्यान रखना है 1597 मीटर है शेर पर्वत ऊंची चोटी की ऊंचाई। अगला है अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी बतानी है कौन सी है जो दी गई है उनमें से, तो शेर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बताइए, ये दिए गए ऑप्शन में से। तो दिए गए ऑप्शन में से अचलगढ़ है सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट है अरावली के निम्न पर्वत श्रेणियों को, चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो पहले रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर जरगा। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, फिर कुंभलगढ़ की है, उसके बाद में फिर ऊंची अचलगढ़ है, उसके बाद में है जरगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। तो सायरा है, उसके बाद में सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद में है डोरा पर्वत, उसके बाद में नाग पहाड़ और उसके बाद में है बिलाली। तो बिलाली है सबसे छोटी चोटी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ये। अगला है अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। शेर है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर रघुनाथगढ़ है, फिर तारागढ़ है। तो चोटियों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला है पर्वत चोटी और जिला में असंगत कौन सा है? तो बिलाली तो अलवर में है ही, हमने अभी देखा सबसे छोटी है ये। इसके बाद में बाबई जयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, लेकिन भोजागढ़ जो है सीकर में नहीं है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है। भोजागढ़ कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। गुरु शिखर तो सबसे ऊंची है ही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो इसके अंदर बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो ये हो जाएगा तारागढ़ सबसे छोटी है, उसके बाद में कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम बताना है। तो इसमें है शेर, शेर के बाद में दिलवाड़ा, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। नेक्स्ट है सुमेलित करना है रघुनाथगढ़, शेर, जरगा और जयगढ़ को। तो रघुनाथगढ़ जो है वो है सीकर के अंदर, शेर जो है
वो है सिरोही के अंदर। जरगा जो है वो उदयपुर में है, और जयगढ़ कहाँ है, जयपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रघुनाथगढ़ सीकर में, शेर सिरोही के अंदर, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ जयपुर में। अगला है पर्वतीय चोटी और जिला का मिलान करना है। शेर तो सिरोही में है, जयगढ़ जयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा। 3 1 4 3, ठीक है। 2 1 3 2 1 4 3। अगला है अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे ऊंची तो है गुरु शिखर, ठीक है, 4 तो लास्ट में आएगी। इसके बाद में उसके बाद में शेर आएगी, इसके बाद में दिल आएगी, देलवाड़ा आएगी, उसके बाद में जरगा आएगी। तो 1 3 2 4 सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पर अरावली की पहाड़ियाँ और उनकी ऊंचाई मीटर में बतानी है। बाबाई, तारागढ़, सायरा और रोजा भाकर, इनकी ऊंचाई बतानी है। तो बाबाई की ऊंचाई है 780 मीटर, तारागढ़ की ऊंचाई है 873, सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर, और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। रघुनाथगढ़, शेर, डोरा पर्वत और गोगुंदा, ये 2022 का क्वेश्चन है, और इसमें ऊंचाइयाँ पूछ ली गई, देख लीजिए। तो आपको ऊंचाई मीटर में ध्यान रखनी है, किसकी कितनी है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है कितनी, 1055 मीटर। शेर की ऊंचाई है, फिर शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। डोरा पर्वत की ऊंचाई है ये है 869 मीटर, और गोगुंदा की ऊंचाई है 840 मीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोजा भाकर शिखर, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में स्थित है रोजा भाकर। तो ये है जालोर के अंदर, याद रखिए, रोजा भाकर शिखर है ये। कहाँ स्थित है ये, जालोर में। अगला है राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सायरा, फिर तारागढ़, फिर डोरा पर्वत, फिर नाग पहाड़, ऐसे ध्यान रखना है। सायरा है, उसके बाद में तारागढ़ है, उसके बाद में डोरा पर्वत है, उसके बाद में नाग पहाड़ है। अगला है कौन सा पर्वतीय चोटी और ऊंचाई सुमेलित नहीं है बताना है। तो जरगा 1431 है, शेर है 1597, रघुनाथगढ़ 1055। अचलगढ़ की ऊंचाई जो है ये गलत दे रखी है, 1280 नहीं है अचलगढ़ की है 1380 मीटर, ठीक है। तो याद रखिए अचलगढ़ की कितनी है ऊंचाई, 1380 मीटर। सुमेलित नहीं है बताना, जरगा उदयपुर में है, सही है। कामनाथ सिरोही में है, ये गलत है। कामनाथ जो है उदयपुर के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। सिरोही जिले में जो अवस्थित नहीं है वो कौन सी चोटी है, तो कमलनाथ है, ठीक है। कमलनाथ या कामनाथ जिसको बोलते हैं, ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर। बाकी अचलगढ़, देलवाड़ा और शेर सभी कहाँ हैं, सिरोही में। नेक्स्ट जिले व पर्वत को सम्मिलित करना है। जालोर, जयपुर, अलवर और सीकर, बरवाड़ा, झारोला, रघुनाथगढ़ और भानगढ़। तो भानगढ़ का तो आप सबको पता है अलवर में है, और सीकर में रघुनाथगढ़ है, जालोर में झारोला है, और बरवाड़ा कहाँ है, जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। अगला है मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य अरावली क्षेत्र की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, ठीक है। तो तारागढ़ है जो कि अजमेर में है। तो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां देख लीजिए, महाराज जी या गोरम जी जिसको बोलते हैं, टोडगढ़ अजमेर में है और इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। कौन सी है ये, मध्य अरावली की चोटियां हैं ये। और इसमें सबसे ऊंची चोटी किसकी पड़ती है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये इसमें दे रखा है ऑप्शन आंसर तारागढ़। इसमें दिए गए ऑप्शन में से तारागढ़ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो मोराई जी या गोरम जी जिसको टोडगढ़ अजमेर में है, ये इसकी ऊंचाई है सबसे ज़्यादा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है तारागढ़, इसकी ऊंचाई है 870 मीटर।
और इसके बाद में है नाग पहाड़, इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो वो कौन सी है, टोडगढ़ या अजमेर में माराय जी या गोरम जी। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तारागढ़ है तो सही उत्तर हमारा तारागढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, तो नाग पहाड़ है जो मध्य अरावली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है, तो अजमेर जिले में है नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। मध्य अरावली क्षेत्र के अंदर कौन सी पहाड़ियां स्थित है, मेरवाड़ा की है या रोजा भाकर की है या ईसराना भाकर की है या गिरवा पहाड़ियाँ है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती है कहाँ पर, मध्य अरावली क्षेत्र में। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली जो मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी है, टोडगढ़ के निकट है, इनको कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये मध्य अरावली की ही है, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा में फैली हुई है, इनको क्या कहते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये क्या करती है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है, तो किसका विभाजन, उप विभाजन है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, तो ये है मध्य अरावली श्रेणी का एक उप विभाजन है। अगला है, सुमेलित करना है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली में तो तारागढ़ है, अभी हमने पढ़ा था। उत्तरी अरावली में क्या है, भानगढ़ है, सॉरी, मध्य अरावली में है तारागढ़ तो, और दक्षिण अरावली में है ऋषिकेश। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उत्तरी अरावली में है भानगढ़ जो कि अलवर में है, मध्य अरावली में तारागढ़ और दक्षिण अरावली में ऋषिकेश नाम की पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पट्टियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। सिरोही जिले की बात हो रही है और उबड़ खाबड़ जो वहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती है उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं भाकर, भाकर कहते हैं। भाकर के बारे में है कि जो अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं इनको कहते हैं भाकर। नेक्स्ट है, कौन सी भूआकृति सुमेलित नहीं है, बाप बोल्डर जोधपुर में है, ये सही है। भाकर जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है, अभी हमने पढ़ा है। भाकर है सिरोही के अंदर। गिरवा, गिरवा है उदयपुर में, और वृहद शिवा ब्रश है बूंदी और सवाई माधोपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। भाकर का इसने गलत दे रखा है, भाकर कहाँ है, सिरोही में। नेक्स्ट है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। चारों ओर से जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है उदयपुर बेसिन, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर क्षेत्र में जो तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ियों की मेखला या श्रृंखला को क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। नेक्स्ट है, गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं, तो गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं, अभी हमने पढ़ा है। सुमेलित करना है डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, ये तो क्या कहलाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, तो ये वागड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का जो अरावली क्षेत्र है डूंगरपुर, इसके बाद में है पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कहलाता है भौमट। इसके बाद में है आबू पर्वत खंड को कहते हैं अर्बुद, और कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र को कहते हैं हाड़ौती। याद रहेगा, कोटा, बूंदी, बारां को हाड़ौती कहेंगे, आबू पर्वत खंड को अर्बुद कहेंगे, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का जो अरावली क्षेत्र है उसको भौमट कहेंगे, और डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहेंगे क्या, वागड़। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट है, भौतिक विभाग एवं जिला सुमेलित करना है, भाकर, गिरवा, वागड़ और बांगड़। भाकर, तो भाकर कहाँ है, भाकर है सिरोही में। गिरवा, गिरवा भी पढ़ा है हमने उदयपुर में। वागड़, वागड़ है बांसवाड़ा में। और बागड़ की बात हो गई तो बागड़ है नागौर में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, वागड़ बांसवाड़ा में और बांगड़ नागौर में। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, तो लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा जिला बसा है, तो राजस्थान का जिला है सिरोही। ये बसा हुआ है
लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर। तो सिरोही जिले में जो माउंट आबू नगर है वो लगभग कितना है, 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पर है, तो ये है रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़ गांव के अंदर है हॉर्स शू प्रकार की, मतलब घोड़े के नाल के आकृति की है, और ये रामगढ़ गांव पड़ता है बारां के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो है घोड़े की नाल की आकृति की, और ये गोलाकार विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अगला है रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वो कौन से में है, तो हाड़ौती के पठार में अवस्थित है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। अगला है आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। आडावाला पर्वत ये है बूंदी जिले में स्थित। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आडावाला पर्वत के बारे में। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की जो अरावली पर्वतमाला है उनको क्या कहते हैं, आडावाला पर्वत कहा जाता है। बूंदी की और सवाई माधोपुर की जो अरावली श्रेणियों की जो है उसको क्या कहा जाता है, आडावाला पर्वत। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आडावाला पहाड़ियाँ पाई जाती है बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बूंदी और सवाई माधोपुर। अगला है तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है। तोरावाटी की पहाड़ियों की बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तोरावाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी के झुंझुनू के दक्षिण भाग और सीकर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। झुंझुनू के तो दक्षिण भाग में है और सीकर जिले के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में है। नेक्स्ट है समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। घोसी पहाड़ी है उसकी अनुमानित ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। याद रखिएगा 740 मीटर है घोसी पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से। तो राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के गुसरा गांव में स्थित है घोसी पहाड़ी, इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। और सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसे दिखने के कारण इसे क्या कहा जाता है, आग्नेयगिरी गिरी भी कहा जाता है। तो सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी आकृति है ये, इसके कारण इसको कहा जाता है आग्नेयगिरी, और इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। मुकुंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है। तो मुकुंदवारा है कोटा के अंदर। मुकुंदरावाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालरापाटन जो झालावाड़ है उसके बीच में स्थित भूभाग जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, यहाँ पर है। कौन सी है ये मुकुंदरावाड़ा की पहाड़ियाँ। अगला है हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हर्ष पहाड़ी जो है सीकर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हर्ष की पहाड़ियों की ऊंचाई है 820 मीटर। सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है इनमें। हर्षनाथ की पहाड़ियों की बात करें तो अलवर जिले में है, और हर्ष माता का मंदिर जो आवानेरी दौसा में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने। हर्ष पर्वत तो कहाँ पर है, हर्ष पर्वत है सीकर के अंदर, और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है, और हर्ष माता का मंदिर कहाँ है, आवानेरी दौसा में। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। 820 मीटर है। हर्षनाथ की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है कितनी है, 820 मीटर। सही कथनों का चयन करना है। लसाड़िया पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। और शिवपुर घाट जो है वह बर अरावली के दर्रे हैं। तो सही कूट का चयन करना है इसमें। तो इनमें से 1 और 4 सत्य है, 3 भी एक तरीके से आंशिक सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है अरावली पर्वत में अवस्थित नहीं है। तो सज्जनगढ़ जो है वो अरावली पर्वतमाला में अवस्थित नहीं है। सज्जनगढ़ है उदयपुर में दक्षिण अरावली प्रदेश में स्थित है। तो ये है उत्तरी अरावली की चोटी के बारे में बात कर रहा है। सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है
वो है दक्षिण अरावली की चोटी है ये सज्जनगढ़। इसकी ऊंचाई याद रखिए 938 मीटर। राजस्थान का सर्वोच्च पठार बताना है कौन सा है, तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। उड़िया का पठार है राजस्थान का सर्वोच्च पठार। और उड़िया के पठार की बात करें तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1360 मीटर। और आबू पर्वत से कितना ऊंचा है? 160 मीटर ऊंचा है। तो ये पठार है जो सबसे ऊंचा है, तो नाम याद रखिए उड़िया का पठार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है, तो कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है उड़िया पठार, तो उड़िया पठार है। और आबू पर्वत से ये 160 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है? 1360 मीटर। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? इम्पोर्टेंट है। कौन से जिले हैं जिसके अंदर उड़िया का पठार है? तो सिरोही जिले के अंदर याद रखिए ये है उड़िया का पठार। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा दोनों के बीच में स्थित पठार का नाम ये है भोराट का पठार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है भोराट का पठार। तो भोराट के पठार में जो है गोगुंदा, धरियाबाद, ईसवाल व कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है। और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? भोराट का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में, तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है ये भोराट का पठार। अगला है भोराट कहाँ जाने वाला पठार किस जिले में है? भोराट कहाँ जाने वाला पठार कौन से जिले में है? तो ये है उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है बताने, कौन से सही सुमेलित है? तो इसमें से 1, 2 और 3 सही है, ध्यान रखिए। गग्गर का मैदान है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। शेखावाटी प्रदेश है आंतरिक अपवाद क्षेत्र। उदयपुर बेसिन गिरवाह ये भी सही है। लेकिन भोराट का पठार जो है रघुनाथगढ़ ये गलत है। इसमें ये भोराट का पठार है कहाँ स्थित है? ये कुंभलगढ़ और उदयपुर के मध्य में। अगला है लासड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लासड़िया या लसाड़िया बोल देते हैं इसको। तो ये है उदयपुर में स्थित। लासड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में। और प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में जयसमंद झील के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित एवं कटा फटा जो पठार है जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की ऊंचाई है 325 मीटर से लेके 650 मीटर तक है इसकी ऊंचाई। ये कौन सा है? लासड़िया का पठार। और ये जयसमंद झील से आगे पूर्व की तरफ जो है विच्छेदित है और कटा फटा पठार है जो अनियमित धरातल वाला है। ये है लासड़िया का पठार। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो अभी हमने पढ़ा है लासड़िया का पठार है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, लासड़िया का पठार। नेक्स्ट है राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल, तो इसमें ये जाना जाता है कोटा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको जाना जाता है ऊपरमाल के क्षेत्र के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान का ऊपरमाल कोटा, बूंदी और झालावाड़। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेके बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का जो पठारी भाग है वो है ऊपरमाल का पठार। कहाँ से है ये? भैंसरोडगढ़ जो है चित्तौड़गढ़ से लेके बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का पठार है ये, और ये है ऊपरमाल का पठार। ये एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी पठारी भाग भी शामिल है। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल है हाड़ौती के पठार का एक भाग है और ये फैला हुआ है कोटा, बूंदी, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में फैला हुआ है, झालावाड़ में भी है। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया के मध्य जो स्थित पठार है वो है ऊपरमाल का पठार। ऑप्शन नंबर 1। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वो कौन सा है?
अजमेर और पाली शामिल नहीं है, बाकी कोटा है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है। ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल है चित्तौड़गढ़ से लेके भीलवाड़ा तक के मध्य में जो पठार स्थित है वो है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, मेसा का पठार। तो मेसा का पठार की ऊंचाई याद रखिए कितनी है, 620 मीटर ऊंची, ठीक है। और इस पर ही चित्तौड़गढ़ का किला बसा हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पे है? तो ये है मेसा के पठार पे अवस्थित। अगला है बर्र या बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बर्र या बार दर्रा ये कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये है अजमेर जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अजमेर जिले में है बर्र या बार दर्रा। अजमेर की जो ब्यावर तहसील में मध्य अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के 5 दर्रे स्थित हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं? ये बर है, पाली में भी स्थित है, ये बर दर्रा अजमेर और पाली में स्थित है, ठीक है। पखेरिया या परवेरिया जिसको हम कहते हैं, शिवपुर घाट है, देवारी है, उदयपुर में भी स्थित है, और सुरा घाट है। ये सारे दर्रे हैं। नेक्स्ट है बर्र या बार दर्रा स्थित है, किस में स्थित है? तो ये मध्य अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। सूरा घाट या शिवपुर घाट कहाँ स्थित है? सूरा घाट या एवं शिवपुर घाट ये स्थित है मध्य अरावली में, ठीक है। अगला है बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी और सूरा। याद रखिए ये सारे दर्रे हैं, बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी और सूरा। इनका संबंध किससे है? तो ये सारे दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सा अरावली जो है दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा कौन सा नहीं है? तो अरनिया जो दर्रा है ये है, ये नहीं है, मतलब दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में है, जैसे कामली घाट हुआ, गोरम घाट हुआ, जीरावल की नाल हुई, यानी पगलिया की नाल जिसको हम कहते हैं। सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा स्थित है, सिरोही में है ये दोनों दर्रे। उदयपुर में हाथी दर्रा है, फुलवारी की नाल है, केवड़ा की नाल है, देवारी की नाल है आदि स्थित है। तो सर्वाधिक दर्रे राजस्थान में कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। सोमेश्वर और देसुरी की नाल पाली में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद करके रखिए। सोमेश्वर और देसुरी की नाल पाली में है, हाथी दर्रा हुआ, फुलवारी की नाल हुई, केवड़ा की नाल हुई, देवारी की नाल हुई, ये है उदयपुर में। और पीपली और बोरांग दर्रा ये है सिरोही में। और राजसमंद में जो सर्वाधिक दर्रे हैं उनमें है कामली घाट, गोरम घाट, जीरावल की नाल, ये आदि। नेक्स्ट है कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है? पश्चिम से लेके पूर्वी की ओर क्रम बताना है। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। पश्चिम से लेके पूर्वी की तरफ जाएं तो भूराट का पठार आता है, उसके बाद में है लसाड़िया का पठार, उसके बाद में है ऊपरमाल का पठार, और उसके बाद में है हाड़ौती का पठार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भोराट, लसाड़िया, इसके बाद में ऊपरमाल और इसके बाद में हाड़ौती पठार। अगला है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत की बात हो रही है, तो ये स्थित है अलवर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयनाथ पर्वत स्थित है कहाँ पर? अलवर में। तो अलवर जिले के जो थानागाजी तहसील के अंदर टोडी गांव है, इसके पूर्वी ढाल के पास है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, वहाँ पहाड़ियाँ स्थित है। और इन पहाड़ियों रूपारेल या दारा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मालखेत, नागपानी, बिलाली और नाग पहाड़। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं और पर्वतमाला है इनका मिलान करना है। तो मालखेत की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला का उत्तरी अरावली का भाग है मालखेत। नागपानी की बात करें तो ये दक्षिण अरावली का है। बिलाली भी उत्तरी अरावली का ही एक भाग है। और नाग पहाड़ की बात करें तो ये मध्य अरावली का है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और हाड़ौती प्रदेश को यहाँ सुमेलित करना है। टोडगढ़, सतूर, दिलवाड़ा और ये चोटियाँ हैं सारी। तो उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथगढ़, सीकर में है। मध्य अरावली की चोटी है टोडगढ़, ठीक है, अजमेर में है। इसके बाद में दक्षिणी अरावली की चोटी है कौन सी? दिलवाड़ा,
इसके बाद में है हाड़ौती प्रदेश की चोटी कौन सी है? सतूर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो 2021 में विश्व के क्रिएटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक, इसका नाम है इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। इन्होंने 12 के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। और ये देश का तीसरा और राजस्थान का कौन सा है? पहला क्रेटर है। कौन सा? जो 12 का रामगढ़ क्रेटर है वो। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, जलवायु पे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो राजस्थान में जो जलवायु क्षेत्रों में अगर डिवाइड करेंगे राजस्थान को, तो 5 जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है सामान्यतः। तो ये है शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ध्यान रखिए ये पांच जो जलवायु क्षेत्रों में राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो आधारभूत तत्व है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला तापमान। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, महासागरीय भागों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल। ये जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। इसमें है एक तापमान भी है, ठीक है। तो ये आधारभूत तत्व है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो यहाँ की जलवायु क्या है? उष्ण आर्द्र है। जलवायु कैसी है राजस्थान की? उष्ण आर्द्र है। महासागरीय भागों से दूरी की बात करें तो राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। कच्छ की खाड़ी से दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर और अरब सागर से दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। अतः यह प्रदेश जो है सागरीय समप्रभाव से वंचित रह जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का जो अधिकांश धरातलीय भाग है समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से भी कम ऊंचाई है समुद्र तल से। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान में जो है तापमान की एक समान विशेषताएं जो है पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है इसके कारण दक्षिण पूर्व में अधिक आर्द्रता और उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्वी हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पे अधिक आर्द्रता है, जैसे झालावाड़ हुआ, बारां हुआ, कोटा हुआ। और उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो जैसे जोधपुर हुआ, इधर जो है शुष्क विद्यमान है। ये किसके कारण है? अरावली पर्वतमाला के कारण। इसके बाद में है मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम में थार का मरुस्थल है जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में जो है पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये है रेतीली धरातल के कारण पड़ती है सबसे ज़्यादा ठंड। नेक्स्ट है कौन से कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति नहीं है। अरब सागर से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है और उच्चावच विशेषताएं भी प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1, 3 और 4 इसमें आंसर सही है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो इसका कारण है अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति, इसका कारण है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत आते हैं झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अति आर्द्र जलवायु में क्या क्या कौन कौन से आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा। इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से अधिक रहता है और यहाँ औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में होता है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रदेश में झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी उदयपुर जिले और माउंट आबू के जो आसपास का भाग है वो शामिल है। यहाँ सघन वनों की बहुलता पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर सघन वनों की बहुलता पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो सबसे अधिक होती है गर्मी जून के अंदर।
राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होता है और जून तक रहता है। और कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है, यहाँ पर 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को प्रकाश की अवधि की वृद्धि और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो है राज्य में मार्च से जून तक तापमान जो है बढ़ता जाता है। जून के महीने में तो उच्चतम तापमान जो है 44 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस ऋतु में वायुदाब के परिणाम स्वरूप तेज हवाएं और आंधियां भी चलती है। तो इस तरीके से जून में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है राजस्थान के अंदर। अगला है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध कौन सी परिस्थितियां हैं? तो राजस्थान में वर्षा की जो है बहुत अधिक विषमता है, तो ये परिस्थिति राजस्थान में है, ठीक है। तो वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता एवं असमानता, राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान भी नहीं होती है, कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो जैसलमेर जिले में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला है, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है? तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है और राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है कि राजस्थान की जो जलवायु दशाएं हैं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। अगला है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा को क्या कहते हैं? तो सर्दी की वर्षा को कहते हैं मावठ, ठीक है। तो सर्दी जैसे दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। ये किसके कारण? भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और उत्तर व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है जिसे क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। यह वर्षा गंगानगर में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत ही उत्तम है और रबी फसल के लिए ये कहलाती है गोल्डन ड्रॉप, ठीक है। किसके कारण होती है ये? भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभों के कारण। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने और ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला भी पड़ता है, ठीक है। पाला जम जाता है या पानी जिसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट, ये जम जाता है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जो है मावठ किस कारण से होती है? तो अभी हमने पढ़ा है पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। मावठ क्या है? एक मावठ है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। अगला है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति किससे होती है? शीतकाल में जो वर्षा करने वाले विक्षोभ है उनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से, ठीक है। राजस्थान में शीतकाल वर्षा होती है, कब होती है? ये होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में कहते हैं इसको मावठ। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? मावठ। नेक्स्ट है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो गेहूं जो रबी की फसल है इसके लिए वरदान मानी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूं भी होता है, चना भी, जो भी रबी की फसल होगी वो इससे लाभान्वित होगा। गेहूं, चना और कपास होता है। सरसों जो है ये खरीफ की फसल है तो ये नहीं होती, वो सॉरी कपास है जो ये नहीं होती है। गेहूं, चना और सरसों जो है इससे लाभान्वित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, कपास। सरसों क्या है? रबी की फसल है। चना और गेहूं तीनों रबी की फसल है, ये एक साथ बोई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो चना भी है, गेहूं भी है और इसके अलावा मूंगफली और मक्का भी है, लेकिन सॉरी मूंगफली और मक्का तो कब बोया जाता है? ये तो खरीफ की फसल है। सरसों भी है, तो तीनों तो रबी की फसल है, ये तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। मूंगफली और मक्का को इससे फ़ायदा नहीं मिलता। नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो सर्दी की जो वर्षा होती है वो होती है उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है दिसंबर और जनवरी सर्दी के अंदर।
राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो हमारी अरावली पर्वतमाला की स्थिति कैसी है कि जिसके कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है? तो ये है मानसून के समानांतर, इसके कारण नहीं होती है वर्षा। ठीक है, तो राजस्थान के जो मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही से लेकर खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है राजस्थान की महान जल और जलवायु विभाजक है। अरावली की कम ऊंची एवं वायु की दिशा के समानांतर होने की स्थिति से जल मानसूनी वर्षा का राजस्थान को आंशिक लाभ ही मिल पाता है। तो मानसून की वर्षा राजस्थान में कम होती है, इसकी अवस्थिति है जो समानांतर होने के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक औसत वर्षा होती है झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। झालावाड़ और बांसवाड़ा में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा और बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के कारण होती है, और इधर बांसवाड़ा में जो होती है वो होती है किसके कारण? अरब सागरीय मानसून से। अगला है वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा किस तरफ होती है? वर्षा की ऋतु होती है तो मानसून की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ होती है किसकी? मानसून हवाओं की दिशा। तो मध्य जून से सितंबर तक रहती है वर्षा ऋतु। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है राजस्थान में जो वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन दोनों शाखाओं में से सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है, अरब सागर से। इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश करके राजस्थान के दक्षिणी हिस्से डूंगरपुर, बांसवाड़ा हुआ, उदयपुर हुआ, सिरोही हुआ, इसमें वर्षा करता है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग कितनी होती है? 10% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसूनी हवाओं को पुरवैया कहते हैं, पुरवैया हवाई कहते हैं। कौन सी? बंगाल की खाड़ी से जो हवा आती है उसको। और राजस्थान में ये पूर्व से पश्चिम की हवाएं कहते हैं, पुरवाई हवा जिसको हम बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती है, इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होती है। कब किधर से किधर होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, और अतः इनको कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून भी इनको कह देते हैं। और इससे राजस्थान में कितनी होती है? 90% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश होता है झालावाड़ में। अगला है पुरवाई से क्या तात्पर्य है? तो जो पूर्व से पश्चिम के में जो हवा चलेगी उसको हम बोलेंगे पुरवाई, ऑप्शन नंबर 1। अगला है सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? तो वर्षा ऋतु के अंदर होता है, तो इसकी होती है जून से लेकर सितंबर तक इसकी अवधि रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी जो पवनें हैं किस महासागर से आती है? ग्रीष्मकालीन जो है मानसूनी पवनें ये कौन से महासागर से आती है? तो ये आती है हिंद महासागर से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? मानसून के अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा क्षेत्र है वो? तो जो झालावाड़ वाला एरिया है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो ये एरिया जो है अरब सागर शाखा से जो है सर्वाधिक दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट है किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में जाएंगे तो राजस्थान में जो है वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी? तो ये होगी दक्षिण उत्तर पश्चिम से लेके अगर अपन दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे, ठीक है, उत्तर पश्चिम मतलब जैसलमेर जोधपुर वाला एरिया, उससे अगर अपन इधर 12 झालावाड़ वाले एरिया की तरफ जाएंगे तो वर्षा में वृद्धि होती जाती है। तो नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे कम होती है? तो औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, कौन से ज़िले में होती है? तो ये होती है झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। लगभग यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा।
और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी है झालावाड़। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है तो आर्द्र जिला है झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का स्थान बताना है, जिला नहीं। जिला तो झालावाड़ है, स्थान है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 1। तो सिरोही जिले में स्थित है माउंट आबू। यहाँ पर अधिक वर्षा, लगभग इसका औसत रहता है 150 सेंटीमीटर होने के कारण राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला है सिरोही। और वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या जो है माउंट आबू में है, 48 दिन है, 48 दिन तक वर्षा होती है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। क्यों रहता है माउंट आबू का तापमान? क्योंकि माउंट आबू जो है उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, इस कारण जो है अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ का तापमान कम रहता है गर्मियों में। अगला है, 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? तो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा ये गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। तो 4 नाम ध्यान रखिए। 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो सिरोही, फिर उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है। और राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता रहती है। और राजस्थान की जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जो है वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। और 999 मिलीबार रेखा कहाँ से? जालोर, पाली, अजमेर और टोंक जिलों से निकलती है, मतलब गुजरती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 1000 मिलीबार और 999 मिलीबार रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो ये गुजरती है जालोर, पाली और अजमेर से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जालोर, पाली और अजमेर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो ये है जैसलमेर जिला, जहाँ पर वार्षिक वर्षा में जो सबसे ज़्यादा विषमता पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस स्थान से अंकित किया गया है? न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा, तो ये 4 नंबर पे जो है जैसलमेर, सबसे जो है कम यहाँ पर वर्षा होती है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, जैसलमेर। तो राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो न्यूनतम जो पाया जाएगा वो जुलाई और अगस्त में पाया जाता है, न्यूनतम दैनिक तापांतर। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक होता है और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में तो ज़्यादा होता है दैनिक तापांतर, और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर, तो ये है जैसलमेर जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में है और सबसे कम है बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में, और सबसे कम कहाँ है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जून माह में न्यूनतम, तो ये संभावित है जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3। सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है, अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में जो है वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। कहाँ हो जाता है न्यूनतम वायुदाब? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? सूक्ष्मतम जिला मतलब, तो ये है जैसलमेर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वर्षा नहीं होती है। तो सबसे शुष्क स्थान है फलोदी। स्थान की बात करें तो फलोदी है जोधपुर में, और ज़िले की बात करें तो जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी कौन से ज़िले में है? तो अभी हमने पढ़ा है, ये है जोधपुर ज़िले में।
राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है, लगभग कितनी वर्षा होती है राजस्थान के अंदर? तो ये होती है 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा रहती है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है कितनी होती है, लगभग तो 57.51 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? दो भागों में, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली है समवर्षा रेखा, ये है 50 सेंटीमीटर की जो रेखा है, समवर्षा रेखा है ये। नेक्स्ट, तो प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम भाग में स्थित जिलों में जो वार्षिक वर्षा का औसत है 50 सेमी से कम होता है, जबकि पूर्वी जिलों में 50 सेमी से 100 सेमी के मध्य होता है। ठीक है, तो अरावली की बात है, अरावली जो है पश्चिमी, अरावली के जो पश्चिम में होगा तो 50 सेमी से कम होती है वहाँ पर वर्षा, और पूर्वी जिले जो होते हैं वहाँ होती है 50 से लेकर 100 सेमी के मध्य में। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा से किस दिशा की ओर कम होता जाता है? किस दिशा की ओर कम होता जाता है राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान? तो दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की तरफ कम होता जाता है। ठीक है, अगला है पश्चिमी जो रेतीले मैदान है इनको पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो किससे निर्धारित होती है? ये होती है 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उससे निर्धारित। तो पश्चिमी राजसमंद में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है, और राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा है वो अलग करती है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा अलग करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान, इनको करती है 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो। ठीक है, तो ध्यान रखिए 50 सेंटीमीटर की जो होती है वो पश्चिम और पूर्व को बांटती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीले मैदान है उसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है, जबकि जो है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को जो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। तो ये तो केवल जो है शुष्क मैदानों की बात है, 25 सेंटीमीटर की वर्षा। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? वर्षा दिनों की संख्या अधिकतम कौन से जिलों में पाई जाती है? तो झालावाड़, कोटा और बारां के अंदर सबसे ज़्यादा दिनों तक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो जिला स्तर पर वर्षा होने वाले जिलों की सर्वाधिक संख्या है, झालावाड़ में 40 दिन होती है, बांसवाड़ा में 38 दिन होती है, और सबसे कम होती है जैसलमेर में 5 दिन। ठीक है, ये सर्वाधिक वर्षा होने वाले दिनों की संख्या है। वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। लू क्या होती है? लू, तो लू होती है जल राशियों से युक्त हवाएं जो होती वो धूल भरी जो शुष्क हवाएं होती हैं उनको कहते हैं लू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है, धूल भरी शुष्क हवाओं को बोलते हैं लू। ये गर्मी में चलती है, और मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। इसके कारण वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इन्हें क्या कहते हैं? धमूलिया। ठीक है, लघु क्षेत्र पर इन्हें मतलब सीमित क्षेत्र पर इसको हम धमूलिया भी बोल देते हैं, लू भी बोल देते हैं। अगला है, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है? तो कुछ स्थानों पर जो संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें केवल सही है। राजस्थान में धूल भरी आंधी या डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो आवश्यक दशा है संवहनीय क्रियाएं, इसके कारण ही ये धूल भरी आंधियाँ चलती है कुछ स्थानों पर। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून बना है अरबी भाषा के एक शब्द से। ठीक है, मौसम एक वर्ड है, इससे बना हुआ है मौसम, ये है अरबी भाषा का शब्द। नेक्स्ट है, मानसून पौने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। तो मानसून पौने ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से कहाँ बहती है? तो ये समुद्र से स्थल पर बहती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो मानसूनी पवनों की बात करें तो मानसूनी पवनें जो है मौसम के अनुसार चलती है। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने इस स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो मानसूनी
पौने क्या है, 6 महीने समुद्र से चलेगी स्थल की ओर और 6 महीने चलेगी स्थल से समुद्र की ओर। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। यहाँ महाद्वीपों और महासागरों की विशेष स्थिति में वायुदाब की ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यापारिक पवनों का रूप भंग हो जाता है, ठीक है। और इसका स्थान मानसूनी पवनें ले जाती है। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, गर्मी में तो चलती है समुद्र से स्थल की ओर, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। और शीत ऋतु में चलती है पवनें स्थल से समुद्र की ओर, इसको बोलते हैं शीतकालीन मानसून। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा और वार्षिक वर्षा में परिवर्तिता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? तो राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा और वार्षिक वर्षा में परिवर्तिता के वितरण के मध्य जो ये करता है, ये प्रतिलोम रूप में से संबंधित है, ठीक है। ये किस रूप में? प्रतिलोम के रूप में से संबंधित है। तो राजस्थान में सामान्य वर्षा और वार्षिक वर्षा में परिवर्तन जो है प्रतिलोम रूप में संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है? सबसे कम गर्मी में जो तापमान रहता है वो कहाँ रहता है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ पर रहता है सबसे कम तापमान, ठीक है। तो समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण जो है तापमान उत्तरी भाग की अपेक्षा नीचे रहता है। किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? तो बाड़मेर के भीषण नामक जो बाड़मेर का जो कवास स्थान पर है वहाँ पर भीषण बाढ़ आई थी 2006 में। तो याद रखिए 2006 में बाढ़ आई थी कवास नामक स्थान पर। तो कवास के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2006 में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिला है बाड़मेर। इसके कवास क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी न होने के कारण सर्वाधिक प्रभावित है ये, और इसका कारण है भूमि में मौजूद जिप्सम की परत, ठीक है। जिप्सम में पोरोसिटी अर्थात छिद्र न होने के कारण पानी इसमें से नहीं गुजर सकता। तो ये जिप्सम की परत के कारण यहाँ बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर में मानसून लौट जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में जो अल्प वर्षा होती है वो किस किस के कारण तो होती है, इनमें से एक कारण है जो इसका कारण नहीं है। तो ग्रीष्मकालीन के कारण उच्च वायु दाब इसका कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सभी कारण हैं, अरावली की अवस्थिति, दृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति और मानसून आगमन के समय अति उष्णता। पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी वर्षा जो है वो कम होने के कारण क्या क्या है देखो, वनस्पति रहित आवरण है, नग्न चट्टानों एवं अत्यंत गर्म है, शुष्क हवाओं के कारण संघनन की बजाय क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तापमान ज़्यादा होता है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर कितनी रह जाती है, 50% रह जाती है। और सुदूर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा की जो है परिवर्तनशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है सुदूर पश्चिमी भाग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता किसमें पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट है, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाएं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं जलवायु। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जलवायु कहते हैं इनको। तो किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में जो विविध मौसमों की औसत अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले को प्राप्त होती है निम्न में से? तो ये होती है प्रतापगढ़ जिले को, ठीक है। तो प्रतापगढ़ दिए गए विकल्पों में से फिट है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा रहती है लगभग 126.52 सेंटीमीटर। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो
राजस्थान की जलवायु की बात करें तो तापमान और वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है ये। और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग जो है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में स्थित है, बाकी सब उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान का अधिक भाग जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालोर और पाली आदि जिले आते हैं इसमें। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? उत्तर पूर्वी की बात हो रही है, तो ये है अर्ध शुष्क जलवायु। उत्तर पूर्वी जो राजस्थान की जलवायु वह भी अर्ध शुष्क है। नेक्स्ट है राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? मरुस्थल में तापमान में गिरावट का कारण बताना है क्या है? तो वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति की कमी के कारण मरुस्थलीय भागों में रात्रि में जो है तापमान अचानक गिर जाता है। किस किस कारण? वातावरण की शुष्कता के कारण, स्वच्छ आकाश के कारण और मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर जो है सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम जो है वायुदाब का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है वो कम वायुदाब का क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट है कथन है, एक तो पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है और दिन और रात के तापक्रम में विभिन्नता पाई जाती है। तो पहला सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, इसका कारण सही नहीं है, ठीक है। कथन तो सही है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है, कहाँ होता है ग्रीष्म ऋतु? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो ये होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है बताने हैं, सही कथन बताने हैं। तो एक और तीसरा इसमें सही है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है शीत और ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में अल्प वर्षा होती है। शीतकाल में भी होती है और ग्रीष्मकाल में भी अल्प वर्षा होती है। तो पहला और तीसरा है जो इसमें ऑप्शन सही है, सॉरी इसमें सही बताने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या क्या है देखिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये सही है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व से में सबसे ज़्यादा होती है झालावाड़ वाले एरिया में, और फिर घटती जाती है उत्तर पश्चिम की तरफ। दूसरा सही है, पश्चिमी राजस्थान केवल शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। तो दोनों में करता है ये, वैसे आंशिक रूप से ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। विकल्प 1 और 3, 1, 2 और 3 है, 1, 2 और 4 है, ठीक है। तो 1 और 3 में 1 और 2 है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। ये जो है पश्चिमी राजस्थान केवल शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है। बाकी जो है 1, 2 और 4 इसमें सही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन भी सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। और राजस्थान का 50% भाग शुष्क है और अर्धशुष्क जलवायु का है, तो ये भी सही है। इस तरीके से इसमें दोनों आंसर सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख में दर्शाया गया है। तो कौन कौन से शहर हैं जिनका औसत मासिक तापमान का वितरण जो है दिखाया गया है? तो इसके अंदर है माउंट आबू का कम रहता है। इसके बाद में कोटा, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में गंगानगर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 1, 2, 3 और 4, ये 4 दिखाए गए हैं। तो 1 तो है माउंट आबू का, इसके बाद में 2 नंबर वाला है कोटा का, इसके 3 नंबर वाला है जयपुर का और चौथा है गंगानगर का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है?
अर्ध शुष्क या अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो ये आता है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। तो याद रखना है कौन सा है, ये आता है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अर्ध शुष्क की बात करें तो प्रतिनिधि नगर है जोधपुर इसका, अर्ध शुष्क प्रदेशों का। वनस्पति है स्टेपी। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गंगानगर में भी है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर का पूर्वी भाग हुआ, चूरू हुआ, झुंझुनू हुआ, सीकर, नागौर, जालोर, पाली है। अगला है निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा ग्रुप कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर, अजमेर और अलवर। ये सारे किस में आते हैं? उपाद्र जलवायु में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो उपाद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका प्रतिनिधि नगर है जयपुर, उप आर्द्र जलवायु का। वनस्पति है यहाँ की मिश्रित पतझड़, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? अलवर, झुंझुनू, सीकर का दक्षिण पूर्वी भाग, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, नागौर और जालोर। अगला है जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर, दौसा और अजमेर जिले हैं, इनमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है इनके अंदर, जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में। अगला है झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले ये है अति आर्द्र प्रदेश। ठीक है, अति आर्द्र प्रदेशों की हम बात करेंगे तो प्रतिनिधि नगर है इसका झालावाड़, और वनस्पति है सवाना तुल्य। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है? झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, माउंट आबू के आसपास का भाग है वह है अति आर्द्र प्रदेश में आता है। सुमेलित करना है जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़ को। झालावाड़ तो हो गया अति आर्द्र क्षेत्र, जैसलमेर है शुष्क क्षेत्र, जयपुर है उपाद्र क्षेत्र और सवाई माधोपुर है आर्द्र क्षेत्र। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही बताना है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं? तो ये है चूरू और एक है हनुमानगढ़। तो आंसर याद रखिए, चूरू और हनुमानगढ़ है पश्चिमी भाग में समवर्षा के। अगला है भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी हुई थी 4 सितंबर 2019 को स्थापना। डेट भी याद रख लीजिए। किसने की थी? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना है ना, ठीक है, राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो गर्मी में सबसे ज़्यादा जो आंधियाँ चलती है वो चलती है गंगानगर में। ठीक है, तो राज्य में विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्याओं का औसत श्रीगंगानगर 27 दिन में सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर 27 दिन सबसे ज़्यादा गंगानगर में आंधियाँ चलती है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है किसने? वर्षा को माना है जलवायु वर्गीकरण का आधार, तो ये माना है थॉर्नवेट ने। तो ये है डॉक्टर कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार माना है वनस्पति को। ठीक है, और थॉर्नवेट ने वर्षा को माना है, तापमान और वाष्पीकरण को माना है। प्रोफेसर ट्रिवार्थी, इन्होंने कोपेन के वर्गीकरण का विस्तार करते हुए वनस्पति को अपने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। तो कोपेन ने तो किसको माना है? वनस्पति को। थॉर्नवेट ने माना है वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को, और ट्रिवार्थी ने माना है किसको? वनस्पति को ही माना है, लेकिन इसका विस्तार किया है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है किसको? वनस्पति को माना है। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है 1918 ईस्वी में। BWHW, BSHW, AW और CWG, ये 4 भागों में बांटा है कोपेन ने वनस्पति के आधार पे।
तो पहला है BWHW, उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय है ये BWHW। BSHW है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। AW है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और CWG है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड किया है कोपेन ने। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3, 4 से अंकित अनुक्रम में पहचानना है आपको। तो 1 नंबर पे तो कौन सा है? 1 नंबर पे है ये रहा, ये है BWHW, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है BWHW है। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो है ये BSHW है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा CWG है ये वाला, और ये चौथा जो है इसकी बात करें चौथा तो ये है AW। तो याद रहेगा BWHW, BSHW, CWG और AW। BSHW की बात करें तो ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले का भाग है ये, और इसका प्रतिनिधि नगर है बीकानेर BWHW का। BSHW की बात करें तो ये है अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार का, ऐसे याद रख लीजिए स्टेपीज, ठीक है। अरावली के पश्चिमी का क्षेत्र जैसे जालोर हुआ, बाड़मेर हुआ, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और इसका प्रतिनिधि नगर है नागौर। CWG ये है उपाद्र, पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग है CWG। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर ये किस में आते हैं? ये आते हैं CWG में, उपाद्र। वनस्पति है धोकड़ा वन सर्वाधिक है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, और इसका प्रतिनिधि नगर है टोंक। AW की बात करें तो AW है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों का क्षेत्र है ये, और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। इसकी वनस्पति है सवाना तुल्य, और प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है सारे क्षेत्र। BWHW ये है उष्ण कटिबंधीय, इसके बाद में है ये है BSHW स्टेपी टाइप के, या इसको अर्ध शुष्क भी बोल देते हैं। इसके बाद में ये है CWG को बोलते हैं उपाद्र, ठीक है। ये तो अर्ध शुष्क है, ये है उपाद्र, और ये है AW प्रकार के, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो ये BSKW जो है ये नहीं पाई जाती। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान सही है। CWG उत्तरी राजस्थान ये गलत हो जाएगा, CWG, ठीक है। BWHW शुष्क मरुस्थल है, और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही। तो CWG ये उत्तरी राजस्थान का नहीं है, ये है पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य में, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो BSHW प्रकार की को दिखाता है? तो BSHW में क्या आएगा? अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क आता है अरावली का पश्चिमी भाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BSHW प्रकार की पाई जाती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर के अंदर। तो यह स्टेपी प्रकार की या अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? तो ये दोनों जिले बाड़मेर और झुंझुनू किस में है? BSHW में। BWHW से क्या तात्पर्य है? तो ये है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, BWHW। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तो ये BWHW दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो कौन सा जिला है? जो जालोर जिला है, ये BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश को प्रतिनिधि शहर है? तो ये है BWHW प्रदेश, मतलब उष्ण कटिबंधीय शुष्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? BWHW गंगानगर, BSHW जयपुर, ये गलत हो जाएगा, CWG में आता है जयपुर, CWG अलवर और AW कोटा।
अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है। तो ये है BWHW प्रकार की। यहाँ पे सुमेलित करना है AW, तो AW है कहाँ पे, बांसवाड़ा में। BSHW है सीकर में। इसके बाद में है BWHW, ये है गंगानगर में। और CWG है धौलपुर में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिले सुमेलित है। AW झालावाड़ ये सुमेलित है। और BWHW बीकानेर सुमेलित है, ये 2 सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, AW झालावाड़ और BWHW बीकानेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाने वाला जिला ये है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 1। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पाया जाता है AW प्रकार का जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बांसवाड़ा और झालावाड़ में पाई जाती है AW प्रकार की अति आर्द्र प्रदेश है ये। चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है। चूरू की बात हो रही है तो यहाँ है BSHW, मतलब अर्ध शुष्क है जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। तो बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, डूंगरपुर में भी पाई जाती है, झालावाड़ में भी पाई जाती है, बूंदी में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 4। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। तो AW है अति आर्द्र प्रदेश। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है। तो AW प्रकार की का है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर ये 3 जगह है, इनमें किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो इनमें मिलती है BWHW, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ये यहाँ पर। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश और जिला सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो BWHW बाड़मेर वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। AW बांसवाड़ा सही है, BWHW पाली सही है, CWG टोंक सही है। नेक्स्ट है CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है। CWG तो ये है अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग जो आता है वो आता है CWG में। और BSHW में आता है अरावली पर्वत के का जो पश्चिमी भाग है वो आता है किसमें, BSHW में। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन से हैं देखिए। तो इसमें CWG भरतपुर है और AW डूंगरपुर दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है। BSHW गंगानगर गलत है, यहाँ BWHW है। और BWHW बाड़मेर ये भी गलत है, यहाँ BSHW है, ठीक। अगला है किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य वनस्पति तो AW में पाई जाती है। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र आता है CWG के अंतर्गत। CWG मतलब इसका मतलब होता है, इसमें जो आता है वो आता है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये, ठीक है। CWG इसमें आया जयपुर जो अरावली के पूर्वी भाग है वो आता है इसके अंदर CWG में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धोकड़ा वृक्ष लगभग 58% जो है वो CWG क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यही होगा, कौन सा, CWG। नेक्स्ट है थर्नावेट। थर्नावेट के अनुसार DAW जो जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं। DA-W तो इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनका नाम है सिरोही, पाली और अजमेर, ठीक है। थर्नावेट के अनुसार, थर्नावेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सी है। तो थर्नावेट के अनुसार जो अधिकांश भाग है वो है DAW। अगला है EAD जलवायु पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है EAD।
ये आपको याद रखने पड़ेंगे। थर्नावेट कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण के मानचित्र है उनसे आप देख सकते हो। थर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो ये जैसलमेर अवस्थित है EAD जलवायु क्षेत्र के अनुसार। नेक्स्ट है, कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। तो EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है इसमें। थर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है? तो जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता है EAD। थर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है CAW। ठीक है, तो थर्नवेट का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें देखो कौन कौन से हैं। CAW है जिसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र बोलते हैं। इसके बाद में है DAW, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय उपाद्र बोलते हैं। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये DAW। इसके बाद में आता है DBW, ये मध्यतापीय या अर्धशुष्क मिश्रित है। और चौथा है EAD, ये उष्ण शुष्क अथवा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश है। तो 4 भागों में बांटा गया है किसने? थर्नवेट ने। अब CAW की बात कर लें तो ये आता है दक्षिण पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा, और इसका प्रतिनिधि नगर है डूंगरपुर। और यहाँ जो शीत ऋतु प्राय यहाँ सूखी रहती है। वनस्पति है यहाँ सवाना और मानसूनी प्रकार की। DAW की बात करें तो ये है सिरोही, पूर्वी जालौर, अजमेर, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, टोंक, करौली, सीकर और दौसा। और इसका प्रतिनिधि करता है अजमेर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलवायु प्रदेश किस प्रकार का है? DAW प्रकार का। ये यहाँ क्या होता है कि ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं और वर्षा भी कम होती है। और वनस्पति है यहाँ अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की। तीसरे है DBW, मध्यतापीय अर्धशुष्क मिश्रित। ये है गंगानगर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़, और प्रतिनिधि नगर है बीकानेर। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु लंबी रहती है, शीत ऋतु छोटी होती है। वनस्पति है कटीली झाड़ियाँ और अर्धशुष्क प्रकार की। इसके बाद में है EAD, उष्ण शुष्क अथवा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों का पश्चिमी भाग और दक्षिण पूर्वी बीकानेर जिला ये आता है EAD में। और यहाँ अत्यंत गर्मी रहती है। ठीक है, शुष्क जलवायु पाई जाती है और वनस्पति बहुत ही कम संख्या में यहाँ पाई जाती है। तो ये हो गया थर्नवेट के अनुसार वर्गीकरण। थैंक यू फ्रेंड्स।